जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस सीरीज में, जिसमें लोग पीटी 365 इन्वायरमेंट या पर्यावरण कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने राज्य व्यवस्था पूरा किया था, तो अगर आप लोगों ने वह नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए चेक कीजिए। और यह इसका तीसरा वीडियो लेक्चर है, तो अगर पहले के आप लोगों ने 2 वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाइए। और प्लेलिस्ट में आपके लिए कई सारे वीडियोज़ बने हुए हैं अलग अलग बुक्स पे, तो आप लोग जाइए उसे भी चेक कर सकते हैं और आप उसे पढ़कर अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो पिछले 2 वीडियो लेक्चरों में हम लोगों ने यहाँ पे 1.3.2 तक अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022 अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 देख लिया था। आज तीसरा टॉपिक होगा कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS। आज यहाँ से हमारा वीडियो लेक्चर यह शुरू होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पहले के सारे वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही उन्हें जाकर देख लीजिएगा। आपसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो इस बार यूपीएससी या यूपीपीसीएस या ईपीएफओ या ऐसे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप लोग उसे कमेंट में बता सकते हैं और हम उससे सुलझाने का कोशिश करेंगे। तो बस मैं शुरू करता हूँ वीडियो लेक्चर। मगर शुरू करने से पहले फिर से ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके लिए यह केवल एक छोटी सी बात हो सकती है, मगर इससे हमें बहुत मदद मिलता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS। सुर्खियों में यह क्यों रहा? तो हाल ही में नीति आयोग ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया शीर्षक की रिपोर्ट जारी की। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में देख लेते क्या क्या है। तो CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क का उद्देश्य भारत में CCUS संबंधी अनुसंधान और विकास में तेजी लाने के लिए एक व्यवहारिक फ्रेमवर्क को विकसित और कार्यान्वित करना है। स्टील, सीमेंट जैसे क्षेत्रकों में उर्वर उत्सर्जन को कम करना काफ़ी कठिन होता है। यह एक क्षेत्रकों में व्यापक विकार्बनीकरण हेतु उत्सर्जन में कमी करने की रणनीति के रूप में प्रौद्योगिकी के महत्व की जांच करता है। CCUS क्या है? तो आइए देखते हैं। CCUS में फ्लू फ्लू गैस और वायुमंडल में CO2 को हटाने वाली तकनीक शामिल होती है। इसके बाद CO2 के खनिजीय, जैविक और रासायनिक उपयोग के लिए उसका पुनर्चक्रण किया जाता है। इसके साथ ही CO2 के सुरक्षित और स्थायी भंडारण विकल्पों का निर्धारण किया जाता है। जब कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी अथवा किसी अन्य ईंधन को औद्योगिक भट्टी, विद्युत संयंत्र में भाप उत्पन्न करने वाले बॉयलर या अन्य बड़े वाहन दहन उपकरण में जलाया जाता है तो फ्लू गैस उत्पन्न होती है। CCU तकनीकों का उपयोग करके कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को ईंधन, मीथेन और मेथनॉल, रेफ्रिजरेंट, निर्माण सामग्री आदि में परिवर्तित किया जाता है। कैप्चर की गई गैस का उपयोग सीधे आग बुझाने वाले यंत्रों, फार्मास्यूटिकल, खाद्य और पेय उद्योग के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी किया जाता है। विभिन्न उपयोग के लिए अलग अलग कार्बन कैप्चर तकनीक इस प्रकार है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा तकनीक है। तो रासायनिक विलयन, इसमें इस तकनीक को उन गैस प्रवाहों में प्राथमिकता दी जाती है जिसमें CO2 की मात्रा कम होती है और अपेक्षाकृत निम्न दबाव होते हैं, जैसे विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस प्रवाह आदि। भौतिक विलयन, यह तकनीक अपेक्षाकृत उच्च CO2 सांद्रता और दबाव वाले गैस प्रवाह पर अच्छी तरह से कार्य करती है, जैसे कि गैसीकरण परियोजनाओं के मामले में दहन पूर्ण कैप्चर करना, फिर अवशोषण करना। यह तकनीक मध्यम से उच्च दबाव और मध्यम CO2 सांद्रता वाले गैस प्रवाह के लिए उपयुक्त होती है, जैसे स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, SMR फ्लू गैस। फिर क्रायोजेनिक पृथक्करण, इस तकनीक को वहाँ प्राथमिकता दी जाती है जहाँ विद्युत की लागत कम होती है। भारत में CCUS के लिए की गई पहल, तो कौन कौन सी पहल भारत के हिसाब से देखते हैं। तो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र IIT बॉम्बे वर्तमान मुंबई में बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र JNCA
ASR ने CCUS को 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। यह केंद्र अपने डोमेन में वर्तमान अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार गतिविधियों को कैप्चर करने और मानचित्र करने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ ही यह केंद्र शोधकर्ताओं, उद्योगों और हितधारकों के नेटवर्क भी विकसित करेगा। CCUS पर मिशन इनोवेशन चैलेंज। इसका उद्देश्य विद्युत संयंत्रों और कार्बन गहन उद्योगों से लगभग शून्य CO2 उत्सर्जन की क्षमता प्राप्त करना है। फिर CCS तकनीकों में तेजी लाना ACT। इस पहल का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को सुविधाजनक बनाना है, जिसके सुरक्षित और लागत प्रभावी CCUS तकनीकों का विकास हो सकेगा। कार्बन कैप्चर करना, उपयोग और भंडारण, मतलब CCUS है क्या, तो देख लेते हैं। कैप्चर करना, बायोमास ईंधन वाले बिजली स्टेशन, औद्योगिक सुविधाओं या सीधे हवा आदि से कार्बन कैप्चर करना। फिर उसका उपयोग क्या होगा, तो कैप्चर किए गए CO2 का उपयोग उत्पादकों और सेवाओं को बनाने के लिए एवं संसाधन या फील्ड स्टॉक के रूप में किया जाता है। परिवहन में क्या होगा, तो संपीड़ित CO2 की जहाज, ट्रक या पाइपलाइन द्वारा कैप्चर किए गए बिंदु से उपयोग एवं भंडारण बिंदु तक ले जाया जाता है। फिर भंडारण क्या होगा, तो भूमिगत भूवैज्ञानिक संरचनाओं में CO2 को स्थायी रूप से भंडारित करना। तो यह टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ। अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। तो यह सुर्खी में क्यों रहा, तो केंद्र सरकार एक केंद्रीय ट्रेडिंग योजना के क्रियान्वयन पर विचार कर रही है। यह भारत में कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को अपने में समाहित कर लेगी। अन्य संबंधित तथ्य इससे क्या है, तो इस तरह सरकार का प्रस्ताव एक स्वैच्छिक कार्बन बाजार शुरू करके धीरे धीरे कैप एंड ट्रेड व्यवस्था की ओर बढ़ना है। इसके तहत उद्योगों को यूरोपीय संघ की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली बाजारों की तरह उत्सर्जन लक्ष्य दी जाएंगे। कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन उत्सर्जन ट्रेडिंग के बारे में, यह एक बाजार आधारित प्रणाली है जहां परमिट और क्रेडिट को खरीदा और बेचा जाता है। इस प्रकार यह परमिट धारक को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने की अनुमति देता है। कार्बन ट्रेडिंग संबंधी योजनाओं में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश मॉडल को कैप एंड ट्रेड कहा जाता है। कार्बन उत्सर्जन के लिए कैप एंड ट्रेड समाधान लागू करने का विचार सर्वप्रथम क्योटो प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल में निम्नलिखित 3 बाजार व्यवस्थाओं का सृजन किया गया। तो कौन कौन से 3 है, देख लेते हैं। उत्सर्जन व्यापार, एमिशन ट्रेडिंग, स्वच्छ विकास तंत्र, ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, संयुक्त कार्यान्वयन, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत पक्षकार एक नए बाजार तंत्र और गैर बाजार दृष्टिकोण पर आधारित प्रणाली के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने पर सहमत है। कार्बन ट्रेडिंग से जुड़े कार्बन मार्केट प्लेस अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय स्तर पर मौजूद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 2021 में चीन ने कार्बन उत्सर्जन ट्रेडिंग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार शुरू किया है। यहाँ पर देख लेते हैं कैप एंड ट्रेड की कार्यप्रणाली किस प्रकार कार्य करती है। यहाँ पे कार्बन बाजार है, यहाँ आपसी समझौता के माध्यम से नीलामी और बिक्री, ऑफसेट क्रेडिट, यहाँ पे खरीद और बिक्री कार्बन का खरीद में देखते हैं तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वास्तविक मात्रा, सीमा से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता ए। फिर उत्सर्जन का जब बी में देखते हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वास्तविक मात्रा, सीमा से कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता तथा प्रतिभागियों के बीच लेन देन सीमा निर्धारित करना। तो कौन करता है, तो इसके तहत बिजली उद्योग, मोटर वाहन और हवाई यात्रा सहित कार्बन उत्सर्जन के महत्वपूर्ण स्रोतों से स्वीकृत उत्सर्जन की मात्रा के संबंध में एक समग्र सीमा या ऊपरी सीमा निर्धारित की जाती है। फिर परमिट जारी करना, सरकारें स्वीकृत सीमा के लिए परमिट जारी करता है। प्रत्येक परमिट को आमतौर पर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य CO2e के संदर्भ में मापा जाता है। फिर परमिट की बिक्री और खरीद, यदि कोई कंपनी स्वीकृत सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन करता है तो वह नकदी के लिए कार्बन बाजार पर अपने अतिरिक्त परमिट
का व्यापार कर बेच सकता है। यदि कंपनी अपनी उत्सर्जन को स्वीकृत सीमा तक सीमित करने में सक्षम नहीं है तो उसे अतिरिक्त परमिट खरीदना पड़ सकता है। फिर पेरिस समझौते के तहत बाजार संबंधी दृष्टिकोण अनुच्छेद 6 क्या है देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित समन परिणाम ITMO, तो यह क्या है, बाजार तंत्र। एक अनुच्छेद 6.2 या देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDCA संबंधी लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त अतिरिक्त उत्सर्जन कटौती को स्वैच्छिक, प्रत्यक्ष, द्विपक्षीय सहयोग के आधार पर बेचने की अनुमति देता है। फिर संधारणीय विकास तंत्र SDM बाजार तंत्र 2 अनुच्छेद 6.4 सार्वजनिक या निजी क्षेत्र द्वारा दुनिया में कहीं भी सृजित उत्सर्जन में कटौती के व्यापार की अनुमति देता है। फिर भारत में मौजूदा कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था, तो भारत में कौन कौन सी व्यवस्था देख लेते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली पत्र REC, इसके अंदर देखते क्या है, तो अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र REC तंत्र नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बाधित संसाधनों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व RPO के अनुपालन की सुविधा हेतु एक बाजार आधारित साधन है। एक RCE को 1 मेगावाट घंटे MWH मेगावाट आवर के बराबर माना जाता है। संसाधनों द्वारा RECs को स्वेच्छा से भी खरीदा जा सकता है। RECs की 2 श्रेणियां होती है, सौर RECs और गैर सौर RECs। इसका कारोबार केवल केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग CERC द्वारा अनुमोदित पावर एक्सचेंज पर ही होता है, जैसे इंडिया एनर्जी एक्सचेंज IEX, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड PXIL। फिर अगला है प्रदर्शन, व्यापार और उपलब्धि पैट योजना के तहत ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र ESCERT। यह ऊर्जा गहन उद्योग में विनिर्दिष्ट ऊर्जा खपत SECs को कम करने के लिए बाजार आधारित विनियमन साधन है। केंद्र सरकार द्वारा उसे अधिसूचित लक्ष्य और प्राप्त विशिष्ट ऊर्जा खपत लक्ष्य के मध्य के अंतर की मात्रा के लिए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसमें 13 क्षेत्रक निर्दिष्ट उपभोक्ता यथा एल्युमिनियम, डिस्कॉम, होटल, वाणिज्यिक भवनों के तहत सीमेंट, उर्वरक, लुगदी और कागज, थर्मल पावर प्लांट, लोहा तथा इस्पात आदि शामिल है। ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र का कारोबार इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड PXIL में होता है। देख लेते हैं संबंधित सुर्खियों में क्या है। तो डिजिटल मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन DMRV सिस्टम, तो यह क्या है, तो जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु कार्बन बाजार में भाग लेने के लिए देशों की रुचि बढ़ती जा रही है। इस क्रम में ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन में कमी की निगरानी के लिए नई डिजिटल मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन तकनीक विकसित की जा रही है। DMRV प्रणाली 2020 के बाद के कार्बन बाजारों में संपूर्ण डिजिटलीकरण के प्रथम चरण का प्रतिनिधित्व करती है। डिजिटल DMRV प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट सेंसर, ड्रोन आदि पर आधारित है। अगला टॉपिक है जलवायु संबंधी अन्य सुर्खियों की अवधारणाएं, मतलब अदर क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज़ एंड कॉन्सेप्ट्स। तो देखते हैं और भी कौन कौन से न्यूज़ सुर्खियों में रहा था पिछले 1 साल के अंदर। तो पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। कार्बन न्यूट्रलिटी का अर्थ है कार्बन सिंक में कार्बन उत्सर्जित करने और वातावरण से कार्बन को अवशोषित करने के बीच संतुलन होना। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटाना और फिर उसका भंडारण करना कार्बन संचयन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में किया जाता है। अगला है क्लाइमेट ट्रिपलिंग पॉइंट्स, तो यह क्या देख लेते हैं। तो पहली बार वैज्ञानिकों ने पूर्वी अंटार्कटिका में कोंगर आइस शेल्फ को टूटते हुए ऑब्जर्व किया है। यह अवलोकन व्यापक पैमाने पर सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों के कारण संभव हो सका है।
कारण क्या है? तो ऐसी घटना बढ़ते तापमान के कारण घटित हो रही है। बढ़ते तापमान के कारण उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव में विपरीत ऋतुओं के बावजूद औसत तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। साथ ही एक नए शोध में यह उजागर किया गया है कि अंटार्कटिका 2026 तक क्लाइमेट ट्रिपलिंग पॉइंट के करीब पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर अंटार्कटिका का बर्फ तेजी से पिघलने लगेगा। क्लाइमेट ट्रिपलिंग पॉइंट ये वे सीमाएं हैं जहां एक छोटा सा परिवर्तन पृथ्वी की प्रणाली को अकस्मात और अपरिवर्तनीय बदलाव की ओर धकेल सकता है। वैश्विक स्तर पर कुल 9 क्लाइमेट ट्रिपलिंग पॉइंट की पहचान की गई है। इसमें एक अंटार्कटिका हिमावरण आइस शीट भी है। तो ये 9 पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन सा है क्लाइमेट ट्रिपलिंग पॉइंट। तो पहला है अमेज़न वर्षावन बार बार सूखा पड़ना। दूसरा है आर्कटिक हिमावरण के क्षेत्र में कमी। दूसरा ऊपर। तीसरा वहाँ पे सार्गेसों में अटलांटिक परिसंचरण, इसकी गति 1950 के दशक की तुलना में धीमी हो गई है। चौथा यहाँ पे यूएसए में बेरियल वनाग्नि की घटनाओं की वृद्धि। पांचवा है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल भित्ति व्यापक पैमाने पर कमी। छठा है यहाँ ग्रीनलैंड में, तो ग्रीनलैंड का हिमावरण में तीव्र गति से हानि हो रही है। सातवां यहाँ रसिया में परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। आठवां अंटार्कटिका में पश्चिमी अंटार्कटिका हिमावरण में तीव्र गति से हानि हो रही है। नौवीं अंटार्कटिका में है तो विल्स बेसिन पूर्व अंटार्कटिका में तीव्र गति से हिमावरण की हानि हो रही है। अगला न्यूज़, ग्रीन वॉशिंग। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने ग्रीन वॉशिंग के जोखिम से बचाव के लिए हरित वित्त के वर्गीकरण का आह्वान किया है। ग्रीन वॉशिंग शब्दावली को 1986 में जे वेस्टरवेल्ड ने प्रस्तुत किया था। ग्रीन वॉशिंग किसी कंपनी या संगठन द्वारा पर्यावरण के अनुकूल कार्य करने को दिखावा है, क्योंकि वास्तव में उसकी गतिविधियां पर्यावरण को प्रदूषित करती है। इसमें किसी उत्पाद या नीति को पर्यावरण के अनुकूल या वास्तविकता से कम नुकसानदेह बनाने की प्रवृत्ति शामिल होती है। तो ग्रीन वॉशिंग के कितने टोटल 6 प्रकार है, आइए देख लेते हैं कौन कौन सा। तो अस्पष्टता, वेग्यूनेंस, संचालन या सामग्री के बारे में जानबूझकर विवरण ना देना। दूसरा है कम हानिकारक, लेस इविल्स, पर्यावरण के लिए हानिकारक उत्पाद पर डू गाइड्स लेवल लागू करना। तीसरा है असंबद्धता, इररिलेवेंस, ऐसी सामग्री या अभ्यास का इस्तेमाल करने से बचने का दावा करना जिसमें पहले से ही अवैध या गैर मानकीकृत माना जाता है। चौथा है झूठ बोलना, फिविंग, पर्यावरण के संबंध में ऐसे दावे करना जो स्पष्ट रूप से झूठे हैं। पांचवा है कोई सबूत नहीं, नो प्रूफ, पर्यावरण के संबंध में ऐसे दावा करना जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। छठा है हिडन ट्रेड ऑफ, एकल पर्यावरण विशेषता के आधार पर ही किसी उत्पादन को ग्रीन सिद्धांत करना। फिर है केलिंग कर्व क्या देख लेते। तो हवाई द्वीप पर स्थित मौना लुआ एटमॉस्फेयर बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी MLABO में CO2 का मापन किया गया है। निष्कर्ष के अनुसार मौना लुआ पर मापा गया CO2 का स्तर अब से 4 मिलियन वर्ष पहले के स्तर के बराबर है। MLABO के संचालन संयुक्त राज्य अमेरिका को नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA करता है। MLABO या 1958 से किलिंग कर्व के तहत वैश्विक वायुमंडलीय CO2 सांद्रता का दैनिक रिकॉर्ड रखने वाला स्थल तो विश्व के सबसे बड़े सक्रिय मौना लुआ ज्वालामुखी की ढालों पर है। मापी गई अन्य गैसों में शामिल है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। क्लिंग कर्व का नाम डॉक्टर चार्ल्स डेविड क्लिंग के नाम पर रखा गया था। विश्व में वायुमंडलीय CO2 का सबसे लंबा निर्धारण तकनीक रिकॉर्ड है। फिर अगला टॉपिक रिपोर्ट और सूचकांक, रिपोर्ट एंड इंडिसेस। तो कौन कौन से रिपोर्ट कब आए हैं तो इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है।
तो पहला रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021। विवरण में इसमें है कि जारीकर्ता कौन है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। यह वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित जलवायु संकेतकों के बारे में विवरण देती है: तापमान, महासागरीय ऊष्मा, महासागरीय अम्लीकरण, समुद्र के स्तर में वृद्धि, समुद्री बर्फ हिमनाद और चरम मौसम। यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट को पूरक रिपोर्ट है। मुख्य निष्कर्ष इसे क्या है, तो वैश्विक औसत स्तर 2021 में एक नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। बस 2013 से 2021 की अवधि में इसमें प्रति वर्ष औसतन 4.5 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। लगभग पूरे भारत तट पर समुद्र का जल स्तर वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। सबसे अधिक आंतरिक विस्थापन वाले देश जल मौसम विज्ञान संबंधी खतरों के कारण चीन, वियतनाम और फिलीपींस है। यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। उत्पत्ति इसकी हुई थी यह 1950 में WMO कन्वेंशन की अभिपुष्टि से स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी उत्पत्ति 1873 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO से हुई है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। उद्देश्य क्या है, तो यह संगठन पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति और व्यवहार पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वयन के लिए समर्पित है। साथ ही यह पृथ्वी के वायुमंडल के साथ भूमि और महासागरों तथा मौसम एवं जलवायु के साथ इसकी अंतरक्रिया व इससे उत्पन्न जल संसाधनों को परिणामी वितरण के लिए भी समर्पित है। सदस्यों की संख्या 193 है, जिसमें भारत भी एक सदस्य है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, तो विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस इसका सर्वोच्च निकाय है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। अगला रिपोर्ट ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम GOOS रिपोर्ट कार्ड 2022। जारीकर्ता इसका कौन है, तो इसे यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागर विज्ञान आयोग IOC, यूनेस्को और GOOS के अन्य भागीदारों के साथ साझेदारी किया जाता है। इसे 2017 से प्रति वर्ष जारी किया जा रहा है। GOS या समुद्री और महासागरीय डेल्टा के पर्यवेक्षण, प्रतिरूपण, मॉडलिंग तथा विश्लेषण के लिए एक स्थायी वैश्विक प्रणाली है। इस रिपोर्ट ने पहली बार जैविक पर्यवेक्षकों पर प्रकाश डाला है और यह प्रणाली में निहित खामियों की पहचान करती है। इस रिपोर्ट में हिंद, अटलांटिक और दक्षिणी महासागर जैसे महासागरों में परिचालनता सेवाओं में असमानता को रेखांकित किया गया है। अगला रिपोर्ट है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन 2022। तो जारीकर्ता क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO प्रतिवर्ष जारी की जाती है। तो 2022 की रिपोर्ट में प्रमुख निष्कर्ष पर एक नज़र। तो कौन कौन सा प्रमुख निष्कर्ष है देख लेते हैं। पृथ्वी को गर्म करने वाले 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों का वायुमंडलीय स्तर 2021 में नए रिकॉर्ड तक पहुंचा गया। 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। 2030 तक उत्सर्जन में 2010 के स्तर से 10.6% की वृद्धि होनी है। भारत में शीतलीकरण क्षेत्रक में जलवायु संबंधी निवेश के अवसर, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर। जारीकर्ता कौन है, तो विश्व बैंक है। मुख्य निष्कर्ष क्या है इसका, 2030 तक भारत में 16 से 20 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष जानलेवा लू हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से 2030 तक लगभग 3.4 करोड़ भारतीय लोगों को रोजगार खोने के खतरे का सामना करना पड़ेगा। 2037 तक शीतलन कूलिंग की मांग वर्तमान स्तर से 8 गुना अधिक होने की संभावना है। इस वजह से अगले 2 दशकों में वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 435% की वृद्धि हो सकती है। अगला है क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन। इसे जारी करता है कौन, तो विश्व बैंक। इसे विश्व बैंक समूह की कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट CCDR के परिणामों के आधार पर संकलित एवं इन परिणामों के अनुरूप तैयार किया गया है। CCDRS वस्तुतः नई कोर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है। डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो जलवायु परिवर्तन और विकास संबंधी मुद्दों को एकीकृत करती है। इसमें 24 देश शामिल हैं
जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस GHG के 34% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। NDC सिंथेसिस रिपोर्ट, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC सिंथेसिस रिपोर्ट 2022 जारी करता है UNFCCC। यह इस श्रृंखला की दूसरी रिपोर्ट है। यह देशों द्वारा की गई जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं और वैश्विक ग्रीनहाउस गैस GHG उत्सर्जन पर उनके प्रभाव का वार्षिक सारांश प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में पेरिस समझौते के 193 पक्षकारों के NDCs के विश्लेषण किया गया है। इसमें COP26 ग्लासगो के बाद प्रस्तुत की गई 24 अपडेटेड या नए NDCs भी शामिल है। मुख्य निष्कर्ष क्या है तो 2020-30 में कुल CO2 उत्सर्जन शेष कार्बन बजट के 86% का उपयोग कर लेगा। मौजूदा प्रतिबद्धताएं संयुक्त रूप से 2100 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को लगभग 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड की संभावित सीमा के मध्य सीमित कर सकती है। अगला न्यूज़ है इन्वेस्टिंग इन कार्बन न्यूट्रलिटी यूटोपिया टू अ न्यू ग्रीन वेव। अगला जारी करता है इसे क्या होना तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा यूरोपीय बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट EBRD कार्बन तटस्थता या निम्न शून्य CO2 उत्सर्जन का स्तर तब प्राप्त होता है जब एक निर्धारित अवधि में मानव जनित CO2 उत्सर्जन मानव जनित CO2 निपटान द्वारा विश्व स्तर पर संतुलन किया जाता है। अगला रिपोर्ट है स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट 2022 जारी करता कौन है तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चेंज चैंपियंस वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI और अन्य। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक स्वतंत्र विश्लेषणात्मक समूह है जिसमें क्लाइमेट एनालिटिक्स और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट शामिल है। यह रिपोर्ट दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए की जा रही जलवायु संबंधी कार्यवाही में विश्व स्तर पर व्यापक कमियों का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है। अगला है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट CTR जारी करता कौन है तो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी। यह बेहतर पारदर्शिता के माध्यम से G20 देशों के तहत जलवायु कार्रवाई में रेस टू द टॉप को प्रोत्साहित करने हेतु साझा मिशन सहित एक वैश्विक साझेदारी है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष कौन कौन से हैं तो G20 देश वैश्विक उत्सर्जन के लगभग 3/4 के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सहित G20 के 6 सदस्यों ने वैश्विक मीथेन संकल्प पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अगला रिपोर्ट है ग्लोबल कार्बन बजट 2022 रिपोर्ट जारी करता है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट GCP की स्थापना 2001 में हुई थी। यह निम्नलिखित के मध्य एक साझेदारी है। तो किसके मध्य एक साझेदारी आइए देखते हैं तो इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम IGBP, इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम ऑन ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज IHDP, वर्ल्ड क्लाइमेट रिपोर्ट प्रोग्राम WCRP एंड डाइवर्सिटीज़ या जैव विविधता विज्ञान में अनुसंधान संबंधी गतिविधियों में शामिल अंतर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी है। लक्ष्य क्या है तो इसका उद्देश्य वैश्विक कार्बन चक्र का पूरा मानचित्र करना है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष कौन कौन से हैं तो वैश्विक CO2 सांद्रता 417.2 पॉइंट पर मिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वर्तमान में वायुमंडलीय CO2 सांद्रता औद्योगिकरण युग से पूर्व स्तरों से 51% अधिक है। चीन और यूरोपीय संघ में अनुमानित CO2 उत्सर्जन में कमी आई है लेकिन अमेरिका भारत 6% तथा शेष विश्व में वृद्धि दर्ज की गई है। अगला रिपोर्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 CCPI जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। CCPI भारत सहित 59 देशों और यूरोपीय संघ का मूल्यांकन करता है। CCPI के तहत 4 श्रेणी को शामिल किया गया है। तो 4 श्रेणी कौन कौन सा है तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। यह विभिन्न देशों द्वारा पेरिस समझौते के क्रियान्वयन को भी ट्रैक करता है। इसके मुख्य निष्कर्ष कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। इस सूचकांक के प्रथम 3 स्थान रिक्त रखे गए हैं क्योंकि किसी भी देश ने भी सूचकांक श्रेणी में पर्याप्त प्रदर्शन नहीं किया है।
डेनमार्क इस सूचकांक में चौथे स्थान पर है। CCPI के अंतर भारत 2 स्थानों की सुधार करते हुए 8वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला रिपोर्ट है कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट 2021-22 जारी करता है। तो यह रिपोर्ट कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोएलिशन CCPL के सचिवालय द्वारा जारी की गई है। कार्बन प्रोसेसिंग लीडरशिप कोएलिशन CCPL एक स्वच्छ पहल है। यह सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज और शिक्षा जगत के नेतृत्व को एक साथ लाती है। इसे प्रभावी जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने और उसके वित्त पोषण के लिए एक साधन के रूप में कार्बन मूल्य निर्धारण की वैश्विक समझ में वृद्धि की जा सकती है। यह रिपोर्ट अग्रलिखित विषयों पर समीक्षा प्रदान करती है। कार्बन मूल्य निर्धारण में वैश्विक विकासक्रम, कार्बन बाजार के विकास में निहितार्थ और कार्बन मूल्य निर्धारण क्षमता की व्यापक सीमाएं। इसके मुख्य निष्कर्ष कौन कौन से हैं? तो वर्तमान में वैश्विक उत्सर्जन का 4% से कम कार्बन मूल्य निर्धारण के दायरे में है। यह पेरिस समझौते के वैश्विक तापमान रोधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक की आवश्यक सीमा के भीतर है। अगला न्यूज़ है, अगला रिपोर्ट विश्व धरोहर हिमनद रिपोर्ट, वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर रिपोर्ट WHGR जारीकर्ता कौन है? तो मुख्य रूप से यूनेस्को तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा जारी किया जाता है। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो 2050 तक विश्व धरोहर स्थलों की 1/3 हिमनद समाप्त हो जाएंगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 50 स्थलों पर हिमनद का पता लगाया गया है। तो ग्लेशियर एरिया इन इंडिया देखते हैं कौन कौन सा है। तो सियाचिन ग्लेशियर है, फिर छोटा सिगरी ग्लेशियर है, फिर गंगोत्री चाकुम्बा एरिया है, फिर केमात एरिया है, नंदा देवी एरिया है और कंचनजंगा एरिया है। यह मुख्य रूप से ग्लेशियर्स हैं इंडिया में। अगला रिपोर्ट है जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त, जलवायु और विकास के लिए निवेश बढ़ावा। जारीकर्ता कौन है? तो जलवायु वित्त पर एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय विश्लेषण समूह। इस समूह का गठन 2021 में COP26 प्रोसेसिंग, COP27 प्रोसेसिंग तथा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन चेंज हाई लेवल चैंपियंस ने किया था। इंग्लिश में देख लेते हैं यह रिपोर्ट। तो फाइनेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन, स्केलिंग अप इन्वेस्टमेंट फॉर क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। जलवायु वित्त की स्थिति क्या है? तो कुल जलवायु वित्त का 90% हिस्सा समन गतिविधियों में उपयोग किया जा रहा है। अधिकतर जलवायु वित्त ऋण के रूप में जुटाया गया था। इसमें केवल 16% कम लागत, निम्न बाजार दर वाला था। अधिकतर वित्त इसके स्रोत देश में ही रह जाते हैं। चीन को छोड़कर उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को 2030 तक प्रति वर्ष $2 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी। तो यह पहला हेडिंग यहाँ पे समाप्त होता है। अब यहाँ से दूसरा हेडिंग प्रदूषण, पॉल्यूशन के बारे में शुरू होगा, जिसमें कई सारे रिपोर्ट न्यूज़ चर्चा में रहे पिछले 1 साल के दौरान। तो आइए देखते हैं उसमें एक एक करके। तो पहला है वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। उसमें पहला न्यूज़ में रहा पहला टॉपिक, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए एक नए लक्ष्य, न्यू टारगेट फॉर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 2026 तक कनिकीय पदार्थों PM की सांद्रता में 40% की कमी लाने का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत शामिल शहरों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके संबंध में पहले 2024 तक 20% से 30% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया था। NCAP के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसे 2019 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण हेतु एक व्यापक समन मिटिगेशन कार्य योजना तैयार करना है। शुरुआत में इसके तहत देश भर में PM10 और PM2.5 की सांद्रता में 2024 तक 20% से 30% की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2017 को आधार वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया था। इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है? तो देख लेते हैं। NCAP के तहत अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग कार्य योजनाएं तैयार की गई है। इस कार्य योजनाओं में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं। तो वायु की गुणवत्ता संबंधी निगरानी नेटवर्क को मजबूत करना, वाहनों और उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना, इसके बारे में लोगों को अधिक जागरूक बनाना आदि।
इसे देश के 132 शहरों में लागू किया गया है। इसमें शामिल है कौन कौन सा शहर, तो देखते हैं इसमें 127 गैर प्रांतीय शहरों NACs को शामिल किया गया है। लगातार 5 वर्षों तक राष्ट्रीय प्रवेशी वायु गुणवत्ता मानकों NAAQS के अनुरूप अपनी वायु गुणवत्ता को बरकरार नहीं रखने वाले शहरों को NAC कहते हैं। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले 8 शहरों को भी शामिल किया गया है। इसका चयन 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए है ताकि ये शहर वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रदर्शन आधारित अनुदान प्राप्त कर पाए। प्रमाण गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के विनियमन के लिए पोर्टल NACP के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं NACP के प्रदर्शन क्या है, तो उपलब्धि क्या क्या है। तो वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2021-22 में 95 शहरों में PM10 की सांद्रता में समग्र रूप से सुधार हुआ है। दिल्ली में PM10 की सांद्रता वर्ष 2017 में 241 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी, जो घटकर वर्ष 2021 में 196 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई है। इसकी विफलताएं भी है कुछ, तो देख लेते हैं। दिल्ली वैश्विक स्तर पर लगातार चौथे वर्ष भी सबसे प्रदूषित राजधानी बना रहा। दुनिया के शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 35 भारतीय शहर शामिल हैं। WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश में यह उल्लेख है कि PM2.5 का वार्षिक औसत सांद्रता 5 म्यू प्रति मीटर क्यूब से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 2021 में भारत का कोई भी शहर इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है। फिर अन्य संबंधित तथ्य, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण SVC के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो MOEF एंड CC राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू करेगा। SVV शहरी कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए देश के 131 शहरों को रैंक प्रदान करेगा। शहरी कार्य योजनाओं को NACP 2019 के अंतर्गत तैयार किया गया है। इस कार्य योजनाओं के तहत 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 131 शहरों को जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, 3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहर और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर। सर्वेक्षण के लिए शहरों को प्राण ऑनलाइन पोर्टल पर दिए गए फ्रेमवर्क के अनुसार वार्षिक स्व आकलन करना अनिवार्य है। निम्नलिखित के संबंध में की गई गतिविधियों और उपायों के क्रियान्वयन से जुड़ी रिपोर्ट देना अनिवार्य है। तो कौन कौन सी रिपोर्ट है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क धूल प्रबंधन, निर्माण कार्य और डेमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन, वाहनों के उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण। स्व आकलन और तीसरे पक्ष द्वारा आकलन के आधार पर प्रत्येक समूह में 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, अगला न्यूज़ रहा ताप विद्युत संयंत्रों के लिए मानदंड, नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट TPPS। तो सुर्खियों में क्यों रहा, तो देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEE एंड CC ने SO2 मानदंडों को अपनाने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों TPP को 2 वर्षों का और समय दिया है। TPP मानदंड के बारे में तो देखते हैं यह मानदंड क्या है। 2015 में MOEF एंड CC ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों TPP द्वारा पार्टिकुलेट मैटर PM, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पारा तथा जल उपयोग के लिए पर्यावरणीय मानदंडों को अधिसूचित किया था। प्रारंभ में इन मानदंडों को 2017 तक लागू करना था, बाद में इसे 2022 तक बढ़ा दिया गया। अब SO2 को लागू करने की समय सीमा को सभी 3 श्रेणियों के TPP के लिए और बढ़ा दिया गया। हालांकि PM और NOx मानकों को पूरा करने के लिए समय सीमा को अपरिवर्तित रखा गया है। मानदंडों के अनुपालन के लिए मौजूदा TPPs में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन FGD, चयनात्मक उत्प्रेरक कटौती आदि जैसे उत्सर्जन नियंत्रकों का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। FGD प्रौद्योगिकियों का एक सेट है। इसका उपयोग जीवाश्म ईंधन चालित विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जन, फ्लू गैस और अन्य सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जन प्रक्रियाओं से होने वाले उत्सर्जन को SO2 को हटाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं क्या आप जानते हैं, कोयला से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्र TPP परिवेशी वायु में अधिक से अधिक सल्फर डाइऑक्साइड सांद्रता, 30% नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा 20%
कणिकीय पदार्थ पीएम में योगदान करता है। ताप विद्युत संयंत्र और टीपीएस के लिए SO2 मानदंड। तो ये मानदंड क्या है तो देखते हैं। यहाँ पे श्रेणी है, मानदंड है, फिर SO2 उत्सर्जन के अलावा अन्य मानदंडों के लिए समय सीमा और SO2 उत्सर्जन के लिए समय सीमा। तो पहला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भीतर और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। तो SO2 के अन्य देखते हैं तो 2020 तक अंत तक और 2024 के अंत तक। फिर लक्ष्य की गैर प्राप्ति वाले शहरों जो राष्ट्रीय पर्यवेक्षी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं और जो गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र को 10 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत है। तो यह 2023 के अंत तक है और 2025 के अंत तक है। फिर शेष संयंत्र में 2024 के अंत तक SO2 उत्सर्जन के अलावा अन्य मानदंडों की समय सीमा और SO2 उत्सर्जन के लिए 2026 की समय सीमा दी गई है। अगला न्यूज़ है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा? तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने जनवरी 2023 में दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अन्य संबंधित तथ्य तो CAQM ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए औद्योगिक, घरेलू और अन्य विधि अनुप्रयोगों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लाने का निर्देश जारी किया है। हालांकि ताप विद्युत संयंत्र में सल्फर को कम मात्रा वाले कोयले के उपयोग को प्रतिबंध से छूट दी गई है। कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध के क्रियान्वयन की तिथि। कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध 1 अक्टूबर से PNG पॉइंट नेचुरल गैस अवसंरचना और आपूर्ति वाले क्षेत्र में लागू होगा। जहां PNG की आपूर्ति अभी उपलब्ध नहीं है वहां यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। CAQM के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो यह एक वैधानिक निकाय है। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत स्थापित किया गया है। इसे पहली बार 2020 में एक अध्यादेश के माध्यम से स्थापित किया गया था। अध्यक्ष कौन है? तो पर्यावरण और प्रदूषण के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष के कार्य अनुभव या 25 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अपील क्या है? तो कि CAQM के आदेशों, निर्देशों आदि को राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT में चुनौती दी जा सकती है। CAQM का कार्य क्या है? तो यह वायु गुणवत्ता की निगरानी पर कार्रवाई का समन्वय करता है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रण करने के लिए योग्य बनाता है तथा उसे क्रियान्वित करता है। यह तकनीकी संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से अनुसंधान और विकास का संचालन करता है। संबंधित सुर्खियों में क्या है? तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में GRAP के चरण 1 के तहत उपयोगों को तत्कालीन प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इसके परिणाम स्वरूप इन आदेशों को लागू करने का निर्देश दिया गया है। GRAP दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करता है। यह कार्य योजना प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के 4 विभिन्न चरणों पर आधारित है। इसे हाल ही में CAQM ने संशोधित किया है। यह संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत किया गया है। फिर वायु डिकम्पोजर क्या है यह देखते हैं। तो दिल्ली सरकार ने पहली बार पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए खेतों में बायो डिकम्पोजर का छिड़काव किया है। बायो डिकम्पोजर कैप्सूल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR द्वारा विकसित। यह कैप्सूल 15 से 20 दिन की अवधि में पराली को खाद में बदलकर उसे अपघटन की प्रक्रिया में तेज करता है। यह लाभकारी सूक्ष्म जीवों का एक समूह से बना है। यहाँ पर देखते हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 4 चरण क्या है देखते हैं। तो वायु गुणवत्ता और बताए गए उपाय। चरण 1 खराब पुअर, जिसमें 201 से 300 के बीच में आता है। तो 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के भूखंडों पर निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक, वायु प्रदूषण की घटनाओं आदि की रिपोर्टिंग के लिए जन जागरूकता फैलाना। फिर चरण 2 बहुत खराब वेरी पुअर, जिसमें 301 से 400 के बीच में आता है। तो यह जनरेटर सेट के उपयोग
को हतोत्साहित करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना, रेलवे आपात एवं आवश्यक सेवाओं आदि को छोड़कर डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध। फिर चरण 3 गंभीर मतलब सीवियर 401 से 450 के बीच में। तो CAQM द्वारा अनुमोदित ईंधन पर काम नहीं करने वाले ईंटों, भट्ठों और ऊष्मीय मिश्रण संयंत्रों में को बंद करना। फिर चरण 4 जिसमें गंभीर प्लस, तो चौपहिया डीजल हल्के मोटर वाहनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। CAQM द्वारा अनुमोदित ईंधन पर नहीं चलाने वाले NCR के सभी उद्योगों को बंद करना। यह 4 मानक थे। अगला न्यूज़ में रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन का वायु गुणवत्ता डेटाबेस, WHO's एयर क्वालिटी डेटाबेस। तो यहाँ पर देखते हैं यह सुर्खियों में क्यों रहा। तो WHO ने अपने वायु गुणवत्ता डेटाबेस के लिए 2022 का अपडेट जारी किया है। 2022 के अपडेट के बारे में 2022 का अपडेट से पता चला है कि लगभग संपूर्ण विश्व आबादी 99% WHO के स्वास्थ्य वायु गुणवत्ता सीमा से अधिक प्रदूषित वायु में श्वास लेती है। नई वायु गुणवत्ता डेटाबेस पहली बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वार्षिक औसत सांद्रता की वास्तविक माप प्रस्तुत करता है। यह एक सामान्य शहरी प्रदूषण और पार्टिकुलेट मैटर तथा ओजोन की पूर्ववर्ती घटक है। इसमें 10 माइक्रोन PM10 या 2.5 माइक्रोन PM2.5 के बराबर या उससे छोटे वलय वाले पार्टिकुलेट मैटर की माप भी शामिल है। WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के बारे में, इसमें सामान्य वायु प्रदूषकों यथा PM, O3, NO2 और SO2 के लिए अनुशासित स्तर और अंतिम लक्ष्य शामिल है। इसे पहली बार 1987 में जारी किया गया था और इसका नवीकरण वैश्विक संस्करण 2021 में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर देख लेते हैं WHO 2021 एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस क्या है, तो पॉल्यूटेंट है यहाँ पे PM2.5, PM10, O3, NO2, SO2 और CO। तो यहाँ पे एवरेज टाइम दिया हुआ है एनुअल 24 आवर, एवरेज 24 आवर और 2021 का एयर क्वालिटी ग्रेडिंग दिया हुआ है गाइडलाइंस। तो आप लोग इसे अपने हिसाब से मिला लेंगे। 5, 15, 15, 45 एवरेज भी है और एनुअल भी है। आइए देखते हैं संबंधित सुर्खियाँ। तो भारतीय राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता संसाधन फ्रेमवर्क NARFI, तो इसके अंतर्गत क्या है, तो NARFI भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक सूचना तंत्र है। यह तंत्र सरकार, नगर पालिकाओं, स्टार्टअप्स और निजी क्षेत्रों में निर्माण लाने वालों की मदद करेगा। इसे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की सहायता से राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्था NIAS बेंगलुरु ने विकसित की है। यह वायु गुणवत्ता डेटा एकत्र करने, इसके प्रभाव का अध्ययन करने और विज्ञान आधारित समाधानों को लागू करने के लिए एक सर्वसमावेशी मार्गदर्शिका प्रदान करेगा। NARFI में उत्सर्जन सूची, एयरशेड और शमन, मानव स्वास्थ्य तथा कृषि आदि का प्रभाव सहित 5 मॉड्यूल होंगे। फिर अगला न्यूज़ है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अन्य पहले मतलब अदर इनिशिएटिव्स टू टैकल एयर पोल्यूशन। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला है भारत स्टेज 6 मानदंड BS6 नॉर्म्स। दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए BS3 पेट्रोल वाहनों और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। BS मानदंड मोटर वाहनों सहित आंतरिक दहन IC इंजन उपकरणों में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं। ये मानदंड यूरोपीय उत्सर्जन मानकों पर आधारित हैं। पहली बार BS मानदंड BS1 2000 में पेश की गई थी। 1 अप्रैल 2020 को BS6 मानदंड अनिवार्य कर दिया गया। BS6 अनुपालन, तो यह क्या है, तो पेट्रोल वाहन NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 25% तक की कमी करेगा। साथ ही इसके द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx 60 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। BS4 मानक में यह 80 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर था। डीजल वाहन 3 प्रदूषकों HC हाइड्रोकार्बन, NOx, PM पार्टिकुलेट मैटर और NOx के स्तर को 70% तक कम करता है।
इसे लागू होने के कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय सीमा और मानक निर्धारण करता है। इन मानकों का वाहन निर्माताओं द्वारा पालन करना अनिवार्य होता है। फिर है टर्म स्टेज 4 इमिशन नॉर्म्स। केंद्र सरकार कृषि उपकरणों के लिए ट्रेम स्टेज 4 उत्सर्जन मानदंडों को लागू करने की तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ा सकती है। नए ट्रेम 4 उत्सर्जन मानदंड अप्रैल 2022 से 50 HP हॉर्स पावर से बड़े इंजन को ट्रैक्टरों पर लागू होंगे। इसके विपरीत 50 हॉर्स पावर से कम क्षमता वाले इंजन, जो समग्र उद्योग का बड़ा हिस्सा है, ट्रेम 3 एक मानदंडों द्वारा शासित होते रहेगा। वर्तमान में ट्रेम 3A उत्सर्जन मानदंड विभिन्न HP श्रेणियों वाले ट्रैक्टरों के लिए लागू किया गया है। ये मानदंड पहली बार 2010-11 में लागू किए गए थे। 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले भारत स्टेज CEV और ट्रिम 5 मानकों में विभिन्न श्रेणियों के इंजन शामिल हैं। इनमें 8 किलोवाट से भी छोटे इंजन से लेकर 560 किलोवाट जैसे बड़े इंजन तक शामिल हैं। अगला है पैलेटाइजेशन एंड टेरोफेरेशन। MOEF एंड CC ने पराली जलाने की गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें धान की पराली पर आधारित पैलेटाइजेशन और टॉर्फिकेशन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पैलेटाइजेशन क्या है? तो पैलेटाइजेशन प्रक्रिया में कतरते, सूखने, पीसने और गोले बनाने की प्रक्रिया शामिल है। टॉर्फरेशन में क्या है? तो कार्बनिक बायोमास का तापीय क्षरण है। पैलेटाइजेशन और टॉर्फरेशन इकाइयों के बीच प्रमुख अंतर एक टॉर्फरेशन रिएक्टर की उपस्थिति है। इस प्रक्रिया के तहत पैलेटाइजेशन में बनाए गए या टॉर्फेराइड किए गए पुआल को ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ मिलाया जा सकता है। इसमें कोयले की बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है। अगला है ग्रीन क्रैकर्स। पारंपरिक पटाखों की तुलना में हरित पटाखों से 30% कम वायु प्रदूषित होती है। लाभ क्या है? तो ये उत्सर्जन को पर्याप्त रूप से कम करता है, धूल को अवशोषित करता है। इसमें बेरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक तत्व भी नहीं होते हैं। उत्पादक कौन है? तो इसका उत्पादक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक संस्थान परिषद CSIR द्वारा अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त निर्माता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठनों PESO को यह प्रमाणित करने का दायित्व सौंपा गया है कि पटाखों का निर्माण आर्सेनिक, पारा और बेरियम के बिना किया जाए। साथ ही उसके धमाके की आवाज़ एक निश्चित सीमा से अधिक ना हो। तो हरित पटाखे की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? तो श्वास, सेफ वाटर रिलीजर, दूसरा स्टार, सेफ थर्मल क्रैकर, तथा सफल, सेफ मिनिमल एल्युमिनियम। अगला न्यूज़ में रहा ब्रीथ लाइफ कैंपेन। यह 2016 से शुरू किया गया एक वैश्विक अभियान है। यह शहरों और लोगों को हमारे स्वास्थ्य और जलवायु की रक्षा के लिए 2030 तक वायु प्रदूषकों को सुरक्षित स्तर पर लाने के लिए कार्रवाई करने हेतु प्रेरित है। नेतृत्व कौन करता है? तो इसका नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP तथा क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन कर सकते हैं। भारत के कई शहर जैसे बेंगलुरु, भुवनेश्वर, देहरादून आदि भी इसके सदस्य हैं। ब्रीथ लाइफ कैंपेन के तहत इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियों में शामिल है कौन सा? तो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए शहरों के बीच संपर्क स्थापित करना, निगरानी बढ़ाना, बढ़ती मांगों के अनुरूप तेजी से समाधान उपलब्ध कराना, लोगों को सशक्त बनाना आदि। अगला न्यूज़ जलवायु प्रदूषण और संरक्षण, वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन। तो एयर पोल्यूशन यहाँ पे समाप्त हुआ। अगला टॉपिक है यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर GW 2022। तो सुर्खियों में क्यों रहा देखते हैं। यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन
ग्राउंड वाटर 2022 पेरिस में संपन्न हुआ। समिट के बारे में तो आयोजक कौन है, तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन यूएन वाटर, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय भूजल संसाधन आकलन केंद्र IGRAC ने किया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भूजल पर ध्यान आकर्षित करना था। शिखर सम्मेलन में 2022 में यूएन वाटर द्वारा चलाए जा रहे ग्रीन वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल अभियान का समापन किया गया। शिखर सम्मेलन में जल का अधिक जिम्मेदारी पूर्व और संधारणीय उपयोग तथा संरक्षण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देशों के रूप में SDG 6 GAF का इस्तेमाल किया गया था। इसके अतिरिक्त भूजल की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 का आधार रेखा के रूप में उपयोग किया गया था। 2020 में SDG 6 GAF के 5 स्तंभ जारी किए गए थे। इनके नाम हैं डेटा और सुरक्षा, क्षमता विकास, नवाचार, वित्त तथा गवर्नेंस। भूजल शैलों और मृदा की परतों में भंडारित जल है। पृथ्वी पर तरल अवस्था में ताजे जल का 99% हिस्सा भूजल के रूप में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में संबंधित तथ्य। तो यूएन वाटर या मीठे पानी और स्वच्छता से संबंधित सभी मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर एजेंसी समन्वय तंत्र है। IGRAC या यूनेस्को का एक केंद्र है। यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अधीन कार्य करता है। इसे नीदरलैंड वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह भूजल संसाधनों के क्षेत्र और सीमा पारीय स्तर के आकलन की निगरानी के लिए एक विशेष संगठन है। IGRAC एक प्रमुख उत्पादकों में से एक वैश्विक भूजल सूचना प्रणाली GIS है। संबंधित सुर्खियाँ इससे देखते हैं क्या है, तो गतिशील भूजल संसाधन आकलन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2022 रिपोर्ट। तो जारी करता कौन है, तो जल शक्ति मंत्रालय है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य क्षेत्र संयुक्त रूप से समय समय पर भूजल संसाधन आकलन करता है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है, तो भारत विश्व में भूजल का सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश है। यह विश्व का 1/4 भूजल का दोहन करता है। पुनर्भर रिचार्ज, कुल वार्षिक भूजल पुनर्भर बढ़ गया है। इसमें वर्षा का योगदान लगभग 61% है। भूजल दोहन का स्तर स्टेज में गिरावट देखी गई है। यह दोहन कम होकर 60% तक आ गया है। भूजल पुनर्भरण की तुलना में उसके उपयोग का प्रतिशत भूजल दोहन का स्तर कहलाता है। निकाले गए कुल भूजल में से 87% का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव में भूजल दोहन का स्तर बहुत अधिक 100% है। श्रेणियाँ 67% भूजल आकलन इकाई सुरक्षित है। अति दोहन वाले आकलन इकाइयों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। 14% आकलन इकाई अति दोहन ओवर एक्सप्लॉइटेड की श्रेणी में और 4% गंभीर क्रिटिकल श्रेणी में है। शब्दावली को जाने तो देखते हैं। अति दोहन ओवर एक्सप्लॉइटेड मतलब एक वर्ष में भूजल का जितना पुनर्भरण होता है उससे अधिक जल की निकासी को अति दोहन कहा जाता है। गंभीर क्रिटिकल क्या होगा, तो वार्षिक आधार पर जितना दोहन योग्य भूजल संसाधन उपलब्ध है उसका 90 से 100% दोहन गंभीर स्थिति मानी जाती है। सुरक्षित क्या होगा, तो भूजल पुनर्भरण का 70% से कम दोहन सुरक्षित स्थिति में कहलाता है। तो अगला न्यूज़ है वाटर कन्वेंशन। तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, या अगर किसी तरह का कोई क्वेरी प्रश्न हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमसे यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें और इससे आपको भी लाभ हो और बाकी सबको भी इससे लाभ मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहिए और पीछे के सारे वीडियो लेक्चर देख लीजिए तो और रिवीजन कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।